मेडिकल इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स स्टाफ और मेरे साथ हाईवे मेरे जो पर्सनल स्टाफ हैं, मेरी निशा, जितेंद्र, संजय श्रीवास्तव, डालचंद और आप सभी जितने भी यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग, जैसा कि आप सब लोगों को बताना मैं चाहूँगा कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ, उसके बाद अभी वर्तमान में सिविल सर्जन का मतलब चार्ज भी मेरे पास है। तो जो टॉपिक है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये एक बृहद टॉपिक है, बहुत वास्ट है। इसमें हम बोलने जाएंगे तो कई दिन बोल सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक है। कुल मिला के हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो होता है, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि मैंने कहा मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कि जीवन और मौत क्या होता है, हम क्यों आए, हम किसके लिए आए, हमको किसने बनाया, हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे और हमारी क्या जिम्मेदारियां इस सोकाल संसार के प्रति है। पहली चीज बता दूं कि जन्म और मृत्यु दो ही इवेंट होते हैं, सबके साथ होना है। जितने लोग बैठे हैं सबके हाथ की हथेली में जन्म की तारीख तो सबको मालूम है, मृत्यु की तारीख भी लिखी हुई है। तो मृत्यु की तारीख को कोई पढ़ने वाला नहीं है, दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई रीडर, कोई कंप्यूटर, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई ज्योतिष मृत्यु की तारीख को नहीं पढ़ सकता। जाना है, यहाँ जितने बैठे सबको जाना है, कब जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम। तो जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो 60, 70 या 80 साल होता है। बहुत ज्यादा जी लिए तो 80 साल, नहीं तो 60, 70 में सबको निपटना रहता है। तो 20 साल ले लो आप बचपने के, अल्लड़ता, जितनी लड़कियां यहाँ बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, ये सब 20 साल के आसपास के हैं। जिंदगी की कोई चिंता नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं, अपनी दुनिया में मस्त, आग लगे बस्ती में, मस्त रहो मस्ती में। कोई इनको अभी कमाई कहाँ से हो रही है, बाप कहाँ से कमा रहा है, माँ कैसा कर रही है, इसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। अब आ जाता है 20 से आखिरी 20 साल, आखिरी 20 साल मतलब 50 से लेके 70 या 50 से लेके 80, ये समय निकल जाता है आपका बुढ़ापे की तरफ, जो सबको आना है। सफेद होते बाल, बाल झड़ते, घुटनों में दर्द, आंखों में चश्मा, शरीर साथ नहीं देता, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, बीमारियां हो जाती है, दमा होता है, श्वास की बीमारी होती है। तो आखिरी के ये 15, 20, 25, 30 साल बुढ़ापे के लिए। अब आपके पास बचते हैं केवल 30, 35 से 40 साल। इस 30, 35, 40 साल में सबको अपना अपना जीवन व्यतीत करना है। लड़की है तो उसको अपना कोर्स करना है, एजुकेशन करना है, आगे की तैयारियां करना है, कंपटीशन में बैठना है, कॉलेज में जाना है, डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है। लड़का है तो उसको भी यही काम करना है, अपनी डिग्री लेना है, डिप्लोमा लेना है, आगे जाना है, अपने भविष्य को संवारना है। उसके बाद दूसरी, अगर ये सब मिल गया तो भी शादी ब्याह चालू हो जाता है। शादी ब्याह कैसे चालू हो जाता है, लड़की है तो दूसरे के घर जाएंगे। कितनी भी अच्छी लड़की हो, माँ बाप के लिए लाडली हो, दुलारी हो, वो अपने माँ बाप के साथ जिंदगी भर ना रह सकती है, ना माँ बाप उसको जिंदगी भर अपने साथ रख सकते हैं। दुनिया की परंपरा है कि उसको भेजना ही पड़ेगा। उसके बाद लड़का है, उसके लिए भी वो बहू देखते हैं, शादी कर देते हैं। अब सबके सामने दो पीढ़ियां खड़ी हो गई। एक पीढ़ी तो जिसने जन्म दिया, हमारे माँ बाप, भगवान, जिसको भगवान को तो हम देखते नहीं, तो हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान होते हैं। दूसरी पीढ़ी हमारी स्वयं की, और तीसरी पीढ़ी जो नन्हे मुन्ने आपका परिवार होता है, लड़का है तो शादी होगी, लड़की हो तो शादी होगी, आप आगे का परिवार आगे बढ़ाएंगे, अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आपके सामने खड़ी हो जाती है। अब तीसरी पीढ़ी भी खड़ी हो गई, माँ बाप बूढ़े होते चला रहे हैं, आप उम्र में बढ़ते जा रहे हैं और आपके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। तो दो पीढ़ियों की जिम्मेदारी बीच वाली पीढ़ी पे हो जाती है। बूढ़े माँ बाप, कितनी भी लड़की कैसे भी हो, अपने माँ बाप के लिए हमेशा रोती है। और लड़का भी यदि अच्छा है, संस्कारिक है, नैतिकता वाला है, भावना वाला है, तो अपने माँ बाप के लिए परेशान होता है। और खुद के भी बच्चे हो गए, खुद का भी कैरियर देखना है, नौकरी करना है, घर बनाना है, कार खरीदनी है, मकान बनाना है, मान सम्मान अर्जित करना है, सोसाइटी में रुपए पैसे कमाना है। अब तो ये सब चीजों के लिए आपको करना पड़ता है। तो ये सब करते करते बुढ़ापा आ जाता है। जो अभी पीढ़ी जवान थी, 30 साल के ऊपर थी, वो 40, 45, 50 में हो जाती है। माँ बाप इसी बीच खत्म हो जाते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं, और आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। फिर वही रिपीटिशन ऑफ लाइफ साइकिल होता है। तो यही जिंदगी का कटु सत्य है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी को जन्म लेती है, बड़ी होती है, बूढ़ी होती है, और ईश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन को भोग के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो आपने छोड़ गए, वो बड़ी होती है, बूढ़ी होती है, फिर वो ये काम करती है। ऐसा करते करते सबका जीवन आगे चलता चला जाता है। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं देता हूँ, अभी अहमदाबाद से प्लेन जा रहा था, फ्लाइट लंदन, कर्मों का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है, जिंदगी का हिस्सा है, सबके जीवन में अच्छा होना चाहिए। कर्म अच्छे करो, किसी की लाइन लंबी
छोटी मत करो, अपनी लाइन लंबी करो, अपनी जिंदगी से खुश रहो, किसी से प्रभावित मत हो। सामने वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, करोड़पति अरबपति, 1-1.5 करोड़ का मोबाइल लिया और आपका 10,000 का है, 5 का, तो आपका मोबाइल आपके लिए अच्छा, 1.5 करोड़ का मोबाइल आपके कोई काम का नहीं। समझे आप लोग? उसी प्रकार सामने वाले के किसी भी बड़ी कार है उसके पास, सोने की चैन पहना है या पहनी हुई है, बड़ी भारी फैमिली से आती है, आपको उससे प्रभावित होने की जरूरत है। आप ये देखोगे आपके पास क्या है, जो आपके पास है वही आपका है, और उसी से संतुष्ट रखो। तो सबसे बढ़िया उदाहरण जो कर्मों का होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये हम बोलते हैं थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल भी मैं बता रहा हूँ। दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखोगे तो आप हमेशा अच्छे रहोगे, दूसरों की खुशियों से जलोगे तो आपके कर्म खराब होंगे। और ये जो सारे कर्मों का खेल है, इसको आप अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप लोगों की उम्र नहीं हुई है समझने की। जब 45, 50, 60 के होगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि कर्म क्या होता है, जीवन क्या होता है, मौत क्या होती है, आदमी मरता क्यों, कोविड में इतने लोग मर गए, हम क्यों नहीं मरे, है ना, हमारा एक्सीडेंट क्यों नहीं हो गया, हमारी सहेली मर गई, हमारा भैया मर गया, हमारा चाचा का लड़का मर गया, हम क्यों नहीं मरे। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे बढ़िया जो होता है, मैं जो कहना चाहता हूँ, कर्म ऐसे करो कि आपको भी संतुष्टि हो और आपके कारण सब आपसे प्रभावित हो। आपको देख के लोग चेहरा बनाएं, आपको देख के लोग गालियां बकें, आपसे बचें, या ये बोले होता ही नहीं तो कितना अच्छा रहता, ये कॉलेज में लड़के आती नहीं तो कितना अच्छा रहता, ये मास्टर आ गया तो हमें परेशानी हो गई। वैसे आप कर्म मत करो। कर्म ऐसे करो कि इतनी शीशी खोल दे तो पूरे आपका जो चैम्बर है उसमें खुशबू दे देती है। वैसे कर्म करो कि आपकी प्रेजेंस से सारे लोग खुश हो जाए। तो सबसे अच्छा उदाहरण जो कर्मों का है मैं बता रहा हूँ। ये जीवन जो है कर्मों का हिसाब है, आप इसको बाद में समझोगे। कर्मों का हिसाब है, हर चीज कर्मों से जुड़ी हुई है। आप में से बहुत से लोग अभी समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये कर्म जो होते हैं पिछले कई जन्मों के होते हैं, मानना पड़ेगा। क्योंकि नहीं मानोगे तो मेरी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या सवाल का जवाब है? अहमदाबाद से फ्लाइट जा रही थी लंदन, 243 लोग बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे, बड़े भी बैठे थे, बूढ़े भी बैठे थे, जवान भी बैठे थे, टाटा बिरला हमारी जैसी इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे थे, वहां के गुजरात के सीएम भी बैठे थे, सब थे। फ्लाइट ऊपर गई, 35 सेकंड बाद नीचे आके टकरा के खत्म हो गई, फूट गई, आग लग गई। उसमें से 242 लोग मर गए। और मरे कैसे? उनकी लाश भी नहीं मिली, कुर्सी से चिपक के जल गए। डीएनए टेस्ट कराना पड़ा, उसमें भी कई लोगों की पार्टी किसी और को चली गई, कई लोगों की रात किसी और को चली गई। और एक व्यक्ति जो था वो विश्वास करके वो उस प्लेन से बच गया, कूद के बाहर निकल गया। अब कर्मों का फल आपको जो कैसे, जिनके भी खराब कर्म रहे होंगे पिछले कई जन्मों के, इस जन्म का, पिछले जन्म का, उसके पिछले, वो सारे के सारे लोग, वो एक प्लेन जा रहा था, उस प्लेन में आके मरने के लिए बैठ गए। वो मृत्यु का प्लेन था, मालूम किसी को नहीं था, लेकिन वो मृत्यु का प्लेन था। जिनकी मृत्यु उस दिन होनी थी, नियत समय पे, नियत स्थान पे, एक साथ वो 243 लोग एक साथ ऊपर जाके मर गए। और जिसको बचना था, जिसके कर्म अच्छे थे, जिसने जीवन में अच्छा किया, वो ऊपर से चलते प्लेन से, उसी प्लेन से कूद गया जिसमें 242 लोग जल के मर गए। तो यहाँ अब आपको कर्मों का हिसाब मिल जाता है, जो आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, उम्र नहीं है, पर इस चीज को समझना ही पड़ेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ, यदि आपकी फ्लाइट भी कभी अहमदाबाद से लंदन जा रही है, बंबई जा रही है, दिल्ली जा रही है, और धोखे से ऊपर जाके फ्लाइट फूट गई, तो आप भी कूद के बाहर आ जाओ, ना कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी कुर्सी से हम बन के मर जाएं और हमारी लाश का भी पता न चले। ठीक, तो सब लोग अच्छे कर्म करो, भावना अच्छी रखो। अब जहां तक मैनेजमेंट का सवाल होता है, मैनेजमेंट भी जिंदगी का एक हिस्सा होता है। मैनेजमेंट को यही बोला जाता है कि हम आए, वही जैसे मैंने अभी सब कहा, कैसे जिएंगे, क्यों जिएंगे, कब उठेंगे, कब क्या करेंगे, आगे चल के हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे, हमारे से दूसरों को कितना फायदा होगा, हमारी जिंदगी से हमारे को क्या फायदा है, हमारी जिंदगी से दूसरों को क्या फायदा है, इसका जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। एक चीज याद रखो, जो लोग सुबह 9, 10, 11 बजे तक सो के उठते हैं, उनकी लाइफ अलग होती है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी लोग आप हिस्ट्री उठा लो, टाटा बिरला, अंबानी, अंडानी, जो शेक्सपियर, जो जितने बड़े बड़े लोग हुए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो बहुत बड़े हैं, वो बड़ा सुबह जल्दी उठते हैं। जो जितना लेट उठता है वो फ्यूचर में उतना राइज नहीं कर पाता। ये प्रकृति का नियम, प्रकृति ने बनाई इसलिए कि रात आप सोने के लिए जाओ, सुबह से उठो। यदि आप उल्टा करोगे, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करोगे, तो रात भर आप काम करोगे और सुबह से 11-12 बजे तक सोओगे, तो याद रखना कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस आपसे दूर हटती चली जाएगी। किसी को भी उठा के देखें, मैं ये नहीं बोला कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, पर मैंने जिंदगी में कभी भी उठने के पहले सूरज को देखा है, उठने के बाद सूरज को कभी नहीं देखा, है ना। तो आप भी समझ लो, मेरे जैसे हजारों लोग होंगे आपके सामने जो कर्मठ होते हैं,
सुबह का सूरज देखना जरूरी होता है। 10-11 बजे के बाद जो उठते हैं वो काम ही नहीं कर पाते। आप 5 बजे उठोगे, 6 बजे उठोगे, काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, अपने काम करोगे, टूथपेस्ट करोगे, टूथब्रश करोगे, अपने कामों को करोगे, घूमने जाओगे, शरीर को हिलाओगे, डलाओगे। जो 11 बजे उठेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। कब उठेगा, कब नहाएगा, कब काम करेगा, कब क्या करेगा। तो आप नहीं, तो पहली बात मैनेजमेंट का सबसे पहला फंडा यही है कि जिंदगी में डिसिप्लिन नाम की एक आदत डाल दो। काम पे सब कामों को करना सीखो, समय का यूटिलाइजेशन सीखो, तो आपकी जिंदगी दूसरों से बेहतर होता ही है ना। इतने सारे लोग हैं, इन्हीं में आप ही बोलते हो कि वो लड़का बहुत अच्छा है, आप ही लोग बोलते हो कि वो टीचर बहुत अच्छे हैं, आप ही लोग बोलते होंगे वो लड़की बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, मदद करती है, सबकी हेल्प करती है, और आप सब बोलते हो कि वो साला बेकार है, वो तो किसी की मदद नहीं करता, सबकी प्राण लिए पड़ा है, हमेशा नेगेटिव बोलता है। तो ये नेगेटिव जो एनर्जी है ये आपके साथ कब जुड़ती है? जब आप समय से पीछे चले जाते हो। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि जिंदगी को देखने का तरीका गलत है। ये ट्यूबलाइट क्या चल रही है, पंखा क्या चल रहा है, बेकार है, लाइफ बेकार है, सारा जिंदगी बेकार है, तू क्या कर रहा है, तू बेकार है, तूने क्यों कर लिया, तेरे को तो ये करना था, तेरी लाइफ तो बेकार है, तू तो कोई काम का नहीं। ये इसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी किसको बोलते हैं? आप पॉजिटिव एनर्जी से लबोरेट जब होते हो, पॉजिटिव देखते हो जिंदगी को कि जीवन एक ही बार मिला है, अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप भाई बहन समाज धर्म के लिए करेंगे, अपने आसपास जितने लोग हैं उनके लिए करेंगे, पैसा उतने ही कमाएंगे जितनी जरूरत है। तो ये कहलाती है पॉजिटिव एनर्जी। तो पॉजिटिव एनर्जी से आपको उत्पन्न होना चाहिए, ना कि नेगेटिव एनर्जी। जो लोग भी नेगेटिव एनर्जी से उत्पन्न होते हैं, यहाँ पे भी कई वो साइकोटिक होते हैं। ये बात अच्छी समझ लो, सुनने में बुरा लगेगा। साइकोटिक का मतलब आप हर चीज को गलत तरीके से देख रहे हो। हमारे यहाँ भी हमारी स्टाफ लोग है, 2-4 स्टाफ चले आते हैं लड़ने झगड़ने के लिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसकी ड्यूटी क्यों, वो बेचारी खुश है तो उसको खुशी, उसकी नाइट नहीं लग रही, मेरी लग रही। ये नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। आप अपना देखो ना भाई, तुम्हें उससे क्या करना, सामने वाले को अपनी जिंदगी देखो ना। तुम्हारे ये वैसे भी आदमी किस्मत का काटा है। मैं डॉक्टर हूँ, है ना, मेरी किस्मत में जो बला है मुझे भोगेगा। कोई डॉक्टर की कम समय में पेटी जम जाती, कोई की जिंदगी भर पेटी जम जाती, कोई डॉक्टर का बहुत मान सम्मान होता, कोई का बिल्कुल नहीं होता। तो ये आपकी कर्मों का हिसाब किताब होता है और आपकी किस्मत होती है। तो आप इस बात को समझो कि आपको यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है, पहली चीज आप अपने कर्मों को अच्छा करो, डिसिप्लिन रखो, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलो। पहले दिन से किसी के लिए गड्ढा मत खोदो, क्योंकि ये तय गड्ढे में आप भी गिरोगे। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो आप एक ना एक दिन उस गड्ढे में जरूर गिरोगे। यदि आप किसी का भला नहीं कर पा रहे, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हूँ, मेरे साथ भी देखता हूँ मैं कि जो लोग गड्ढा खोदते हैं वो दूसरे दिन गिरते हैं। उसका उदाहरण क्या दे रहा हूँ, एमएलसी होती है, डॉक्टर लोग आके एमएलसी करते हैं, मारा पीटी। एक पार्टी आती है, बोलती है डॉक्टर साहब 5,000 रुपए ले लो, साले को अच्छा केस बांधो, जेल चल जाए। दूसरा आता बोलता है डॉक्टर साहब 7,000 रुपए ले लो, इसको साले को निपटा दो। तो आप कैसा करोगे? दोनों आदमी आपके पास करो वही जो आपका दिल और आपका अंतरात्मा आपकी गवाही देती है। हमेशा अंतरात्मा की बात मानो, कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी लाइन को देख के चलो, किसी से प्रभावित ही मत हो। सामने कौन खड़ा है, अपने मॉडल रोल मॉडल खुद बनो। किसी के रोल मॉडल बनोगे उसकी जिंदगी अलग है। यदि मैं दूसरे डॉक्टरों को देखूंगा इस बिल्डिंग में, जो सर की बिल्डिंग है, उनको देखूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर मैं उनको नहीं देखता। इनकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़े प्रॉपर्टी उनके पास। जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हो, ये जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। खूब प्रॉपर्टी है, गोंदिया में, बंबई में, नागपुर में, सब। पर मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं। मेरे पास क्या है, मेरा टूटा फूटा मकान है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं नैनो कार में घूमता हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी की कार BMW मर्सिडीज से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मेरी कार जो है मेरी पर्सनालिटी को दर्शाती है। मेरे सामने अगर उनकी BMW और मर्सिडीज भी खड़ी है तो लोग मुझे बोलते हैं कि देखो सब मिला जाए, सब ज्यादा नहीं। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, अपने आप को स्टैंड करो, अच्छा करो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बृहद चैप्टर होता है, इसका मतलब और छोड़ ही नहीं है। मैनेजमेंट से मतलब सारी चीजें आती है उसमें। पहले तो आप जैसे, तो आप लोग फार्मेसी वाले हैं, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, तो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की एक अलग वो चलता है। पैरामेडिकल में सारे टेक्नीशियंस आ जाते हैं, अलग अलग चीज के फील्ड के टेक्नीशियन आते हैं, उनकी लाइफ अलग होती है। फार्मासिस्ट की लाइफ अलग होती है। मैनेजमेंट का आपको सबको देखना पड़ता है कि अस्पताल में टोटल मैन पावर कितना है, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, टेम्पररी कौन है, संविदा कौन है, परमानेंट कौन है, सबकी आपको ये सब चीजें देखना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट में क्या आता है, वेस्टेज जो अपना ये आता है, जो हॉस्पिटल का डस्ट निकलता है, पूरा करकट निकलता है, उसका मैनेजमेंट एक अलग होता है, उसके लिए अलग टीम बनती है पूरी।
एक टीम आती है, उसका मैनेजमेंट अलग होता है, कितना कचरा निकल रहा है, एक बेड से कितना कचरा निकल रहा है, सूखा कचरा कहाँ डालना, गीला कचरा कहाँ डालना, एक बेड से कितना कचरा निकल रहा है, टोटल 400 बेड का अस्पताल है तो उसका कचरा कितना निकल रहा है, उसको नाप के आपको वहां तक पहुंचाना है, बाहर तक उनकी गाड़ी आती है, वो उठा के लेके जाती है, वो मैनेज करती है कि आपका इतना कचरा है। पोस्टमार्टम होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, तो पोस्टमार्टम को कैसे करेगा, कौन डॉक्टर करेगा, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, कौन पुलिस वाला आएगा, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के इतने सारे फील्ड है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, जनरेटर कितने हैं, एक जनरेटर में लाइट गोल होती है तो कितना तेल लगता है, 4 जनरेटर 10 जनरेटर 20 जनरेटर है तो उसका कैसे मेंटेनेंस होता है। आज ही हमारे अस्पताल का एक छोटा सा पोर्टल छत का जरा सा गिर गया, ये अच्छा रहा किसी के ऊपर नहीं गिरा, पर जिसके ऊपर गिरा एक छोटा सा उसको हेमेटोमा बना, तुरंत ये मैसेज कलेक्टर साहब के साथ पहुंचा, मेरे को फोन किए, टीम आई। तो आपको ये बता रहा हूँ कि मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, क्यों गिरा, कैसे गिरा, आपने गिरा तो क्या किया, प्रेस वाले आ गए, इसके लिए आप क्या प्लानिंग बना रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट दूरदर्शिता होना चाहिए कि एक घटना हुई तो उसे दूसरी घटना ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबका टाइम पे आना, सबका टाइम पे जाना। 400 हमारे यहाँ 300 का स्टाफ है, उसमें 60 डॉक्टर हैं, सबका टाइम पे आना, सबका टाइम पे जाना, सबकी ड्यूटी लगाना, सबकी रोस्टर बनाना, नाइट ड्यूटी लगाना, डे ड्यूटी लगाना, कौन डॉक्टर आया कौन डॉक्टर नहीं आया, ये मैनेजमेंट का बहुत हिस्सा है जो कि मतलब आपको अपने उसमें मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा पैथोलॉजी 400 टेस्ट होते हैं हमारे की पैथोलॉजी लैब में, उसका भी एक सिस्टम है। कभी हमने वही बोला, अभी आप लोग अपने अपने जब जाएंगे रिस्पेक्टिव, तभी ये सवाल खुद से करना कि कौन सी चीज कैसे चलती है, ट्रेन कैसे चलती है, हवाई जहाज कैसे चलता है, पेट्रोल कैसे डलता है, कभी इस बारे में भी सोच के देखो कि आपके अलावा दुनिया में जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, कपड़ा कैसे बनता है, बटन कैसे बनती है, साबुन कैसे बनता है, ब्रेड डबल रोटी जो आप खाते हो कभी जाके देखोगे कैसे बनती है, उसकी फैक्ट्री क्या होती है, इतनी बढ़िया बढ़िया आप लोग बिस्किट खाते हो, बिस्किट बनती कैसे, कभी सोचा इस बारे में। तो ये सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट का एक हिस्सा होते हैं। तो हमारे अस्पताल में जो होता है 400 बेड का अस्पताल है, अब 400 बेड के अस्पताल को एक व्यक्ति को चलाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपको मैनेजमेंट में ये भी देखना पड़ता है कि पॉलिटिकली कितना इन्वॉल्वमेंट है, रोज फोन आते हैं एमपी का, आपके एमएलए के, वीआईपी के, उनके जो असिस्टेंट है उनके, डॉक्टर साहब इसका ये करा दो, डॉक्टर साहब उसका वो करा दो, डॉक्टर साहब उसको बेड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर साहब उसको दवाई नहीं मिल रही, उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, सीटी स्कैन फ्री करा दो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कुर्सी पे बैठ के अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। चिढ़ नहीं सकते आप चिढ़ोगे आपका रेपुटेशन खराब होगा, आपकी निगेटिव इमेज बाहर बनेगी कि ये आदमी काम का नहीं है, बहुत चिड़चिड़ करता है, इसकी बस की पोस्ट को संभाल पाना नहीं है। आपका खुद का दर्द अंदर का कितना भी हो, कितनी परेशानी हो, आप अपना दर्द लोगों को नहीं बता सकते। आपको कुर्सी पे हमेशा हंसते रहते बहना बैठ के आपको सब चीजों को निपटाना पड़ेगा। तो ये आप सबके साथ पर्सनल लाइफ में भी होता है। आपके घर में फ्रस्ट्रेशन है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, मम्मी पापा का प्रॉब्लम है, भाई बहन का प्रॉब्लम है, कोई दारू पी रहे हैं पापा, किसी के कोई दूसरे प्रॉब्लम है, पर वो आपका यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है पर्सनल लाइफ में, हमारा कोई भी टेंशन होता है घर का, परिवार का, कलीग का, दोस्त का, आजकल के लड़के लड़कियों का एक दूसरे का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका, वो बहुत जल्दी सामने रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सब चीजें उस पर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं, आप मेरे पास आए, इतने सारे लोग आए हो, मेरे पास आओगे तो आपको इस बात से मतलब कि ये सिविल सर्जन है, हमको इनसे अपना काम कराना है, मैं अपना काम कराऊंगा आपके लिए, चाहे मेरे अंदर कितनी परेशानियां रही हो, मैं रात भर नहीं सोया हूँ, मेरे को खुद को कितना दर्द हो, पर मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं परेशानी में, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर नहीं कर सकता। ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। दूसरा मैनेजमेंट में वही मैं बोला था, घूम फिर के सारी जिंदगी एक ही चीज पे आ जाती है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, दूसरों की तकलीफों को समझो, दूसरों की तकलीफों को, दर्द को दूर करो, उनकी कोशिश करो कि उनकी प्रॉब्लम को हमारे द्वारा समाधान निकाल जाए। ये जिंदगी में मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा। वो मैनेजर सबसे अच्छा होता है जो सारी लोगों की परेशानियों को दूर करता है, और वो मैनेजर बहुत खराब होता है जो अपनी परेशानी बता के दूसरों की परेशानी को और बढ़ा देता है। तो आपको यदि मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट का फंडा सीखना है, तो सबसे पहली बात अपनी तकलीफों को भूल जाओ। जब आप अस्पताल में रहते हो या आप मैनेजमेंट में रहते हो तो घर की परेशानियों को भूल जाओ, और जब आप घर में रहते हो तो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को भूल जाओ। दोनों जिंदगी हम एक साथ नहीं जी सकते। यदि घर में बैठ के आप मैनेजमेंट का सोच रहे हैं कि वो, तो आप घर में अपने परिवार में अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ न्याय कर नहीं सकते। और आप यदि आप अपने मैनेज जहाँ का आपका इंस्टीट्यूट है वहां बैठ के घर के प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं तो आप यहाँ के साथ न्याय नहीं कर सकते।
दूसरा एक होता है डिवोशन मैनेजमेंट में, सबसे बड़ा डिवोशन। ये मैं आपको अस्पताल के उदाहरण देके देख रहा हूँ, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिकल भी, खूब स्टाफ है, रेडियोलॉजिस्ट है। इसमें बहुत से लोग 100 में 90% रिटर्न देते हैं, 90%। तो वो मतलब उनको हम बहुत इज्जत भी देते हैं। गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। कहाँ काम करते हो? जिला अस्पताल में परमानेंट जॉब में। पुलिस वाले भी पकड़ दिया, कहाँ हो भाई? जिला अस्पताल में। ट्रैफिक वाले रिस्पेक्ट कर दिया, कहाँ हो? जिला अस्पताल। चले कोई 2 नंबर मान सम्मान मोहल्ले वाले में कहाँ काम करते हैं? जिला अस्पताल में। गवर्नमेंट जॉब में ठीक छोड़ दो, तो एक मान सम्मान इज्जत मिलता है, पैसा मिलता है, सैलरी बहुत अच्छी है, सरकारी नौकरी में सैलरी बहुत अच्छी है। हमारे एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, उसने संविदा में नौकरी ज्वाइन किया, 4 दिन बाद उसकी शादी हो गई। एक ये बात मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से कितना फर्क पड़ जाता है। तो आप लोगों को इस बात को सबको समझना चाहिए कि हम रिटर्न कितना दे रहे हैं। 90% रिटर्न दे रहे हैं, बहुत लोग कम मिलेंगे, कम 80% रिटर्न देने वाले थोड़े और ज्यादा मिलेंगे। 60% रिटर्न देने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं, 50% ज्यादा। मतलब आप सरकारी नौकरी में कितना रिटर्न दे रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा फंडा है। यदि आप सबके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, अपने कामों से काम रखोगे, मैंने कहा ना अपनी इमेज इतनी अच्छी बना लो, और बनाने में तकलीफ नहीं है। मैं उस सब स्टेज से निकल चुका हूँ। आज 33 साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते करते। इनमें से बहुत से लोगों को मैंने बचपन में देखा होगा, जब छोटे छोटे रहे होंगे ना आप लोग, कई लोगों को देखा होगा। तो बुरा नहीं है यदि आप अपनी इमेज अच्छी बनाते हो, अपने कर्मों को अच्छा करते हो, सामने वाले को खुश रखते हो, अपनी तकलीफ को भूलते हो, कर्म अच्छे करते हो, और दूसरों के साथ अपने मैनेजमेंट में अच्छे से बात करते हो, बिहेवियर करते हो, तो आपको वाकई बहुत सुख मिलेगा। वो करोड़ों रुपए देके भी आपको खुशी नहीं मिलेगी जो आप अपने दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करके करते हो। इसको इस ढंग से समझो कि मंदिर में भी जाता हूँ, अभी हम लोग के जैन लोग के पर्यूषण पर जा रहे हैं, मंदिर से बाहर आते हैं तो कई भिखारी मिल जाते हैं। जो उस भिखारी को भूख देता है वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। जो केवल मंदिर में जाके घंटा बजा के भगवान का अभिषेक करके उसकी ओर देखता तक नहीं, उसका कर्म करने का कोई मतलब नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कर्म ऐसे करो कि हमारे साथ सारे लोगों के साथ न्याय हो। यदि आपके पास 5 रुपए है, 1 रुपए है, शिरडी में जाते हैं, बालाजी भगवान जाते हैं, बहुत सा ट्रेंड अभी यही चल रहा है कि अरबों रुपए कमाते हैं, 1 करोड़ का हार पहना दिए, सोने का मुकुट पहना दिए। मैं बोलता हूँ आप यदि 100 रुपए भी कमाते हो, 50 रुपए भी कमाते हो, 1 रुपए भी आपने अपनी कमाई का पुण्य का दे दिया, तो आप सबसे बड़े पुण्यपति। करोड़ों से ज्यादा आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। यही मैं बोलता हूँ कि आप चल रहे हो, हेल्पिंग हैंड कैसे होना चाहिए, हेल्पिंग ऐसे होने चल रहे हो, जरूरतमंद दिख रहा है, गरीब दिख रहा है, भिखारी दिख रहा है, कोई अपाहिज दिख रहा है, लंगड़ाता हुआ चल रहा है, एक पैर नहीं, एक टांग नहीं है, उसकी आप 1-1, 2-2 रुपए देके मदद कर सकते हो। एक प्लेट उसका सामने कुछ रहता है तो खिलवा सकते हो। बस कि अपन उन लोगों का पेट भरे जिनका ऑलरेडी भरा हुआ है, उन लोगों को पानी पिलाएं जिनको प्यास लगी ही नहीं है। तो आप सब ये सब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, बहुत खुशी खुशी जिंदगी को जियोगे, क्योंकि जिंदगी अपने आप में एक बोझ है, ये बात में समझोगे। आदमी 60-70 साल के बाद यही बोलता है, भगवान तुम्हें भेजा क्यों था? बचपन मिला, जवानी मिली, बुढ़ापा मिला, बुढ़ापे में हमारा जो था सब छोड़ के चले जाएंगे। टाटा बिरला, अंबानी, अडानी भी सब यही छोड़ के चले जाएंगे। आप साथ में घूमने नहीं जाते कि 20 जब 40, 50, 60 साल के होते तभी समझ में आता है हम आए क्यों थे, किसके लिए आए थे। जाना था, मरना है, साथ में कुछ ले जाना है और एक झटके में चले जाना है। तो हमारे यहाँ सृष्टि में आने का मतलब क्या था, मायने क्या है? सब लोग ये इस बात की समझ जाओ, तो बाद में आपको यही चाहिए कि आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। शमशान घाट में किसी किसी की मौत पे इतनी भीड़ होती है और हर आदमी तारीफ करता है, तो वो आपकी पूंजी एक्चुअली वही समझ आती है कि आपने दूसरों के साथ कितना अच्छा काम किया है, कितना पुण्य के काम किए, कितने लोगों की मदद की है। तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा यही है, एक अच्छे इंसान बनो, है ना। एक भगवान ने जन्म दिया, एक ही बार जन्म मिला आप सबको जितने बैठे हैं। किसी को याद है पिछले जन्म में क्या थे? बता सकता है कोई? मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे कोई बता सकता? नहीं बता सकता ना। तो सारा कर्मों का हिसाब यहीं कहीं छोड़ के हमको जाना है। तो कुल मिला के एक आखिरी बात जो बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फंडा है जिंदगी को समझो, जिंदगी की वास्तविकता को समझो। हम क्यों आए, हम किसके लिए आए? हम अपने आप के लिए नहीं आए, हम अपने माँ बाप, भाई बहन, समाज और धर्म के लिए आए। हमको क्यों बनाया गया है? आपको ऊपर से इसलिए भेजा गया है कि आप भी जाओ और अच्छे कर्म करके वापस लौट के आओ। आपकी मृत्यु एक बार होने वाली सबकी, लेकिन वो मृत्यु कब होगी नहीं मालूम। तो क्यों ना हम उसके पहले, कभी भी आ सकती है। जैसे वो अहमदाबाद फ्लाइट में बैठे थे, किसी को नहीं मालूम था कि उनकी मृत्यु होने वाली 30 सेकंड बाद, तो सारे के सारे मौत के मुंह में चले जाएंगे। कोविड के समय भी आप लोग रहे हो, कोविड में भी हजारों इंडिया के लोग मारे गए,
अपने भी सबके एक एक रिश्तेदार सबके मारे गए होंगे, किसी के बाप मरे, किसी की बहन मरी, किसी का जीजा मारा है, किसी का कोई ना कोई। हम क्यों नहीं मर गए भाई? मैं क्यों नहीं मरा, आप क्यों नहीं मरे, आप क्यों नहीं मरे, आपके साथ वाले क्यों मर गए? इसलिए कि उनकी किस्मत में मरना था, आप मर गए। हमारी किस्मत में मरना नहीं था, इसलिए हम नहीं मरे। तो मरना नहीं था तो उस चीज को हमें अच्छे से डिफाइन करना चाहिए कि हमें भगवान ने बचा के रखा है, हमें अच्छे कर्मों के लिए बचा के रखा है, तो क्यों ना अच्छे कर्म करें। और मैनेजमेंट का आखिरी फंडा यही होता है कि मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना सीखो। बस कोई भी समस्या आती है आपके पास, जैसे मैं अपना जिला अस्पताल संभालता हूँ, मेरी टीम है, निशा है, ये संजय है, डालचन है, जितेंद्र, एक एक चीज का तुरंत सॉल्यूशन निकालो। पीने का पानी नहीं है, तुरंत प्लम्बर को बुलाओ, क्यों नहीं है? लाइट नहीं है, बिजली वाले को बुलाओ, क्यों नहीं है? लाइट लगाओ। बल्ब फ्यूज हो गया, सिस्टर को बुलाओ, आप तुरंत इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, लाइट। जनरेटर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? बिजली वाले को बुलाओ, तुरंत जनरेटर ठीक करो, तुरंत। ऐसा नहीं कि आप उसको टाल रहे हो, 2 दिन बाद देखेंगे, 5 दिन बाद देखेंगे। किसी की कोई समस्या, गड्ढे में पानी भर रहा है, आप नगर पालिका को फोन करो, अपनी मैनेजमेंट टीम को फोन करो कि तुरंत एक गड्ढे को पानी भर रहे हैं। गाय घुस रही है, कोई भी जानवर घुस रहे हैं, आप मैनेजमेंट टीम को बोलो कि इसकी व्यवस्था करो, क्योंकि बाहर से देखने वाले इसका फायदा उठाते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कलेक्ट्रेट चले जाओ, सब जगह गंदगी बहुत रहती है, गाय दिखती है, भैंस दिखती है। लेकिन हमारा जिला अस्पताल में यदि कोई चीज आती है तो तुरंत वीडियो बना के पूरे पॉलिटिशियन, देखो जिला अस्पताल में गाय घूम रही है, ये घूम रहा है, तो वो क्या करते हैं? आपको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, है ना? वो आपको बदनाम करते हैं कि देखो आपके अस्पताल में गाय घूम रही है और आप सिविल सर्जन महोदय आप चैम्बर में बैठ के कुछ नहीं कर रहे हो, गाय आपको नहीं दिख रही। तो आपका ये भी मैनेजमेंट का फंडा होता है, क्योंकि जिला अस्पताल पॉलिटिक्स का सबसे अच्छा अड्डा है। आपको सड़क में भिखारी दिखता है, 4 भैया लोग बेचारे जो सोसाइटी के हैं, समाज सेवा करते हैं, वो उसको उठाए और जिला अस्पताल में पकड़ के छोड़ के चले गए। अब वो भैया तो चल दिए, अब झेलना आपको है। एक आदमी को झेलना मतलब समझो कितनी बड़ी बात है। उसके लिए खाना खिलाओ, पीना खिलाओ, संडास करेगा तो कौन साफ करेगा, बाथरूम जाएगा तो कौन साफ करेगा, उल्टी जाएगा तो कौन साफ करेगा, उसको दवाई कैसे दोगे, उसकी आइडेंटिटी कैसे होगी, उसको कुछ हो गया तो कौन उसके अलंग पलंग पे आजू बाजू, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस सबको हमको सबको समझना पड़ेगा कि हमें कैसे कर्म करना है, कैसे करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है। और इसके अलावा भी इस बात को अपने खत्म करता हूँ, और किसी को कोई भी सवाल करना, किसी को किसी भी बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जीवन के बारे में, या तुम्हारे लड़के लड़कियों के बारे में, दोस्ती के बारे में, भविष्य के बारे में, तो मुझसे पूछ सकता है। मैंने जैसा बताया मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं हर टॉपिक पे घंटों बोल सकता हूँ। बाकी आज ये इनका मैनेजमेंट पे था, तो मैनेजमेंट के बारे में मैंने बता दिया है आपको, मैनेजमेंट का फंडा बता दिया कि जीवन को अच्छे से जीना सबसे बड़ा आर्ट है, किसी काम को अच्छे से करना सबसे बड़ा मैनेजमेंट का फंडा होता है। धन्यवाद।